हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली मुंबई की इस स्पेशल बुलेटिन में शुरुआत दिल्ली दंगों की जांच पर हो रही सियासत से बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दंगों को लेकर किस तरह से दिल्ली में हो रही है सियासत, इसी से कर रहे हैं शुरुआत। देखिए, दिल्ली दंगों की जांच को लेकर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब इस चार्जशीट को आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। अमानतुल्लाह ने कहा है कि आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और सियासत समझिए। 2 जून को दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी बनाया। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का साजिशकर्ता बताया। तो इसके 48 घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने क्राइम ब्रांच को हिंदू मुस्लिम कर दिया। अमानतुल्लाह खान ने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बनाया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे किसने कराए। असल दंगाइयों से अभी तक पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। अमानतुल्लाह खान ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कपिल मिश्रा की तरफ था, जिन पर दंगे से पहले भड़काऊ बयान देने का आरोप है। लिहाजा कपिल मिश्रा के बचाव में पूरी बीजेपी लामबंद हो गई है। दिल्ली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया। अमानतुल्लाह खान, दिल्ली पुलिस ने अभी तो ताहिर हुसैन को पकड़ा है, तो इतनी बौखलाहट, तब क्या हाल होगा तुम्हारा जब पर्दे के पीछे के असली किरदार पकड़े जाएंगे। चिंता मत करो, दिल्ली पुलिस ईमानदारी से कार्य कर रही है। दिल्ली जलाने वाले एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने तो सीधे दिल्ली के सीएम केजरीवाल को चुनौती दे दी। अब आप हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं क्या अपराधों को और दंगों को? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद तो चुप हो गए, आप क्यों नहीं बोलते? मुख्यमंत्री बोले ना इस बात को कि मुसलमान होने के कारण ताहिर हुसैन को फंसाया गया है। आप अपने विधायक से इस प्रकार के बयान दिलवा रहे हैं, ट्वीट करवा रहे हैं। कांग्रेस भी दिल्ली दंगों की जांच में पक्षपात के आरोपों पर सवाल उठा रही है। यदि इस तरह की बात अमानतुल्लाह जी और आम आदमी पार्टी को लग रही है तो केजरीवाल साहब आकर के बयान बोले। तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल साहब जब दंगे हो रहे थे तो आपकी भूमिका क्या थी, जरा आप ये स्पष्ट करें। आपने क्या प्रयास किए इन दंगों को रोकथाम के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए? आपको बता दें कि खुद अमानतुल्लाह खान पर दिसंबर 2019 में हुई जामिया हिंसा से पहले नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को भड़काने का केस चल रहा है। यही नहीं, जब दिल्ली दंगे के आरोपियों की धरपकड़ हो रही थी तब भी इन्होंने ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी का विरोध किया था। अब जब इन्होंने अपने आरोपों को फिर से दोहराया तो केजरीवाल कैसे इनका बचाव करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये पहली बार नहीं है जब अमानतुल्लाह खान ने पार्टी लाइन से हटकर कोई बात कही हो, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी में इम्यून है, पावरफुल पोजीशन में है। क्या दिल्ली के शाहीन बाग में फिर से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना शुरू होने वाला है? देखिए, सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पिछले 3 दिनों से शाहीन बाग में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस को क्यों तैनात यहाँ पर किया गया है, देखिए शाहीन बाग से निवेदिता शांडिल्य की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के शाहीन बाग में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। धारा 144 लगा दी गई है। छावनी में तब्दील हो गया है शाहीन बाग। और ये सब इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि यहाँ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनकारी फिर जुटने वाले हैं। जो पुलिस वाले हैं वो काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कारण है कि यहाँ के लिए जानकारी थी कि एक बार फिर से सीएए और एनआरसी का प्रोटेस्ट शाहीन बाग में शुरू हो सकता है। ऐसी खबर थी कि यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही फिर से प्रोटेस्ट के लिए बैठ सकते हैं, धरने पे बैठ सकते हैं। दिल्ली पुलिस को जैसे ही इनपुट मिली कि यहाँ पे कुछ भी होने की आशंका है, प्रोटेस्ट हो सकता है, धरना हो सकता है, इसके बाद से दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो गई। पिछले साल दिसंबर में जामिया हिंसा के बाद शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने रोड नंबर 13A पर कब्जा जमा लिया था। ये प्रदर्शन 3 महीने से ज्यादा वक्त तक चला, लेकिन जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन हुआ तो पुलिस ने इन्हें हटा दिया था। अब फिर से शाहीन बाग में प्रदर्शन की सुगबुगाहट है। हालांकि आंदोलन से जुड़े लोग इससे इनकार कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोग और पूरी दुनिया के लोग इससे परेशान हैं। ऐसे वक्त में किसी जगह जमा लोगों को करना या फिर
कोरोना से इन्फेक्शन होने की कोई ऐसी सूरत हाल बनाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इसलिए शाहीन बाग आंदोलन के तमाम साथियों का ख्याल है कि अभी ऐसी किसी प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी चिंता ज़रूर हमारे उन साथियों के लिए है जिनको दिल्ली पुलिस नाहक तौर पर गिरफ्तार कर रही है। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1359 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 25,004 हो गई है। वहीं 650 लोगों की मौत भी हुई है। ठीक हुए मरीजों की तादाद 9,898। दिल्ली का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। कुल केस 25,004 हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 650 है। ठीक हुए 9,889 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली की स्थिति जो है लगातार संक्रमण की वजह से भयावह होती जा रही है। जी, अगली खबर पे हम आपके लिए दिल्ली से ही लेकर आए। देखिए, दिल्ली में अमूमन अगर आप टीवी खोलेंगे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टीवी पर आकर हर रोज ये दावे करते हैं कि दिल्ली में एकदम चाक चौबंद व्यवस्था कोरोना मरीजों के लिए की गई है। लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट है जो ये बताती है कि दिल्ली सरकार के दावे और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। मेरे पिता को तेज बुखार है। हमें उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने की जरूरत है। मैं LNJP अस्पताल के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन अस्पताल में उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। उन्हें कोरोना है, तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ है। वो बिना मदद के बच नहीं पाएंगे। दिल्ली की बेटी अमरप्रीत पिता लखजीत सिंह की जान बचाने के लिए दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मदद मिली नहीं। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे अमरप्रीत ने ये ट्वीट किया। जिस दौरान अमरप्रीत ने ये ट्वीट किया था, उस दौरान वो खुद अपने पिता के साथ LNJP अस्पताल के बाहर ही मौजूद थीं। उन्होंने ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी गुहार की कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि उनके पिता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। अमरप्रीत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर जल्द ही इलाज नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी मदद नहीं पहुंची। और लखजीत सिंह कोरोना से जंग में हार गए। पिता की जान जाने से अमरप्रीत ने लिखा, सरकार नाकाम साबित हुई क्योंकि मेरे पिता नहीं बचे। अमरप्रीत और उनके परिवार वालों का ये भी आरोप है कि LNJP अस्पताल की लापरवाही की वजह से लखजीत सिंह की जान गई। नो हेल्प नहीं मिली 1 मिनट की भी। मैंने स्ट्रेचर से हाथ से उठा के लेके गया हूँ फादर को, कोई अंदर से नहीं आया। उन्होंने कहा दूर रहो। सर वो यही था, कोई हेल्प मिली भैया को। मेरे को भैया ने एक टैबलेट लेने भेजा था। जब तक वो टैबलेट लेके वापस आया ताया जी की डेथ हो गई। हाथ जोड़ जोड़ के भैया ने ECG करवाया, डॉक्टर्स ECG तक नहीं कर रहे। दर्शकों को बता दें कि LNJP अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है। हालांकि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। मामले ने तूल पकड़ा तो LNJP अस्पताल ने स्पष्टीकरण जरूर जारी कर दिया है। LNJP अस्पताल ने सफाई देते हुए कहा कि मृतक कोरोना संक्रमित थे और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट गंगाराम में हासिल की थी। गंगाराम ने जब उनकी जांच रिपोर्ट उनको दी थी तो उनसे होम क्वारंटाइन में रहने को कहा था, लेकिन जब वो LNJP अस्पताल पहुंचे तो उस दौरान तक वो अपना दम तोड़ चुके थे। अमरप्रीत पिछले 2 दिन से लगातार ट्विटर पर दिल्ली सरकार से पिता के लिए मदद मांग रही थी। उन्होंने ये भी बताया था कि दिल्ली सरकार का हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ विज्ञापन में ही पैसा खर्च करती रही, लेकिन जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंची। देखिए, दिल्ली के अस्पतालों की तस्वीर बताती रिपोर्ट आपने देखी। अस्पतालों का हाल देश भर में ऐसा है, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन आते हो, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन हो। कहीं किसी को इलाज नहीं मिल रहा है और कहीं खुद इलाज करने वाले परेशान हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसका असर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पर भी दिखाई देने लगा है। देखिए, एम्स की नर्स यूनियन डरी हुई है। डर कोरोना का नहीं है बल्कि PPE किट का है, जो इलाज के दौरान इनकी परेशानी बढ़ा रहा है। देखिए, ऐसी खबर हम कल भी आपके लिए लेकर आए थे, इसलिए जरूरी है खबरें आपको जानना और समझना कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो किस स्तर से लड़ रहे हैं। दिल्ली और देश की सेवा में लगे एम्स के इन कर्मवीरों की परवाह किसी को नहीं है। यही वजह है कि अब ये हड़ताल की चेतावनी में आ गए। जमीन पर बैठकर, तालियां बजाकर
नारेबाजी कर एम्स का नर्सिंग स्टाफ 2 दिन से ऐसे ही प्रदर्शन कर रहा है। नर्सिंग यूनियन का ये प्रदर्शन ड्यूटी के घंटे कम करने के लिए चल रहा है और अब ये प्रदर्शन हड़ताल की ओर जाता दिख रहा है। तो हमारी सबसे पहले मांग थी कि जो पीपी किट पहनने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे कम कर दीजिए। अगर ये मांगे नहीं मानेंगे तो आगे क्या करेंगे आप लोग? 10 तारीख को हमारी महासीएल और 15 तारीख को इंडेफिनिट स्ट्राइक है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान उन्हें जो पीपीई किट पहननी पड़ती है वो अब उनकी सेहत पर असर डाल रही है। पीपी पहन के इतना स्वेटिंग आती है पूछो मत। तो उसके बाद हम लोग है ना 6 घंटे लगातार काम करते रहते हैं। हमारा पूरा एनर्जी तो खत्म हो जाती है। फिर कभी कभी हम लोग है ना डायपर पहन के भी काम करना होते हैं। नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि कोविड वार्ड में ड्यूटी 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे हो। 6 से 8 घंटे पीपीई किट पहननी पड़ती है जिसे कम किया जाए। 6 से 8 घंटे पीपीई किट पहनने से दम घुटने और डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है। पीपीई किट पहनने के दौरान पानी और खाना नहीं खा सकते, टॉयलेट भी नहीं जा सकते। एम्स अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी नर्सिंग यूनियन को कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो नर्सिंग स्टाफ की परेशानी बढ़ी है, लेकिन अब महाराष्ट्र की खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना मरीजों से अपडेट से जुड़े हम आपको कोरोना से जुड़े हुए अपडेट दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,933 नए मामले सामने आए। कुल मिलाकर 77,793 केस अब तक महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 2,710 है और ठीक हुए मरीज 33,681 हैं। तो ये महाराष्ट्र का फिगर है, इसमें मुंबई भी शामिल है। क्योंकि दिल्ली मुंबई का ही खास तौर पर बुलेटिन है, इसलिए हम चाहते हैं कि मुंबई शहर में क्या हालत है आंकड़ों के जरिए आप समझ लें। कोरोना कैपिटल अब भी मुंबई देश का बना हुआ है। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 44,931 है और 44,931 कुल केसेस हैं। मौत हो गई है 1,462। हालांकि राहत की बात यह है कि 18,000 के करीब हैं मरीज जो ठीक भी हो गए। तो आपने दिल्ली का हाल जाना, आपने मुंबई का हाल जाना, महाराष्ट्र के हाल जाना। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन 1,000 से ज्यादा मरीज यहां पर आ रहे हैं। तो देखिए, इसी को देखते हुए अब अलग अलग इलाकों में अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। दुनिया भर में यही तो हुआ, जब संक्रमण बढ़ा, कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ा, तो इसके अलावा विकल्प नहीं है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके की हैं, जहां फेज 2 कोविड नाम का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। इस अस्पताल में 950 बेड की सुविधा होगी। साथ ही मरीजों के लिए 108 आईसीयू बेड भी बनाए जा रहे हैं। 12 बेड डायलिसिस के लिए रखे गए हैं। MMRDA के कमिश्नर RA राजीव अस्पताल की खासियत बता रहे हैं, सुनिए। साइक्लोन जैसी चीज फिर इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन बारिश में ये पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है और यहाँ वो आ सकेंगे। पूरी विश्वास के साथ आवें, यहाँ से ठीक होकर के वो जाएं, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। और इस हॉस्पिटल को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान ये साइक्लोन में नहीं पहुंचा है। मुंबई में 1 हफ्ते में मॉनसून आने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक इसलिए अस्थायी अस्पताल में बारिश का सामना करने की भी पूरी तैयारी की गई है। ये अस्पताल 15 दिन में मरीजों के लिए तैयार होने वाला है।